नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम एक और नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको 20 प्रश्न बताए थे कि किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे बनते हैं। और मैंने आपको बताया भी है कि जो ये 20 प्रश्न होते हैं ये आपके बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, तो इसलिए इनको आप इग्नोर मत करिए। और जो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में उनको आप ज़रूर देख लीजिए। और आज हम नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो 20 प्रश्न मैं करवाने जा रही हूँ बहुत ही आपके सिलेबस पर आधारित इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो आपको बताना है सज्जन शब्द में जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो सकता है। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सीधे से मैं आपको आंसर बता देती हूँ, सत धन जन। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सज्जन शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है। तो ये व्यंजन संधि जो हम पढ़ते हैं संधि के अंतर्गत, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सत धन जन। यहाँ पे जो तौ है उसका लोप हो जाता है और तौ का जौ में परिवर्तन, आधा जौ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद दूसरा हम प्रश्न ले लेते हैं। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। फिर से आपसे वही प्रश्न पूछ रहा है संधि से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर सीधा सा आंसर है आपका सी, उद्धन हार जो है क्योंकि तौ का जो है आधे धौ में बदल जाना, ठीक है, और हौ का दौ में परिवर्तन हो जाना, ये व्यंजन संधि का एक नियम है जिसके तहत यहाँ पे ये भी व्यंजन संधि का आपका उदाहरण हो जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी पढ़ाई करते हो ना तो मल्टीपल दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास कीजिए। तो देखो आपको आशीर्वाद शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आपको वर्तनी की दृष्टिकोण से भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि आशीर्वाद शब्द की वर्तनी कैसी लिखी जाती है या शुद्ध कौन सी है। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ें पता होगी, एक तो आशीर्वाद की आपको संधि पता चलेगी और दूसरी इसकी वर्तनी कैसे शुद्ध होती है ये आपको पता चलेगा। ठीक, तो नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। देखो अब इसका सीधे से आंसर पर लिए चलती हूँ। इसका आंसर होगा आशय धन वाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो विसर्ग आप देख पा रहे हैं, विसर्ग का जो चिन्ह इस तरह से होता है 2 बिंदी, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और वो रौ में परिवर्तित, यानी कि जो ऊपर आप रौ देख रहे हैं ना, आश्रय धन वाद, तो ये जो ऊपर रौ लगता है इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है और ये रौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। चलिए चौथा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको इस शब्द पर फोकस करना है, रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो देखिए 4 आपके पास शब्द दिए हुए हैं, निकंपन, निशा, निगमन और निर्भय। तो आपको पता है कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। ठीक, तो देखो उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछ रहा है, तो देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले क्योंकि आपको पता है ही उपसर्ग फ्रंट यानी आगे में किसी शब्द के आगे फ्रंट में लगते हैं। तो देखो शब्द के आपको शब्दों का सार्थक खंड करना है। तो कंपन एक शब्द है अपने आप में, अगर हम कंपन अलग से भी लिखें तो चल जाता है ना, अर्थ निकलता है उसका। तो नी उसमें उपसर्ग जुड़ गया तो ये क्या बन गया, निकंपन, यानी कि उपसर्ग इसमें भी है। दूसरा शब्द ले लेते हैं गमन। गमन का मतलब होता है जाना, और उसमें नी उपसर्ग हो गया तो निगमन हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। निर्भय शब्द है, तो भय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निर उपसर्ग लगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि निर्भय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो एक तो आपके पास सीधे बिना हलंत के देगा निर, और एक आपके पास देगा हलंत के साथ निर। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि ऊपर रौ आप आधा देख पा रहे हैं, भौ के ऊपर रौ आधा लगा हुआ है, तो निर्भय हो जाएगा, तो इसमें निर उपसर्ग हो जाएगा। इसका मतलब एक ही शब्द है निशा
निशा का मतलब होता है रात, ठीक है। अब शाह को अलग करेंगे तो नी उपसर्ग यहाँ पे नहीं होगा, फिर शाह का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बी जो निशा शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, अर्थात ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है, ठीक। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए 5वां हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। फिर से आपसे सेम प्रश्न पूछ रहा है। उपसर्ग रहित को ध्यान रखना, रहित का मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है ना। तो देखिए सुंदर, अलविदा, हमदर्द, बेअक्ल। तो देखिए जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है तो कौन सा शब्द है वो। तो अगर आप विदा शब्द को देखें तो यहाँ अल उपसर्ग है। विदा का मतलब जो विदा लेते हैं ना, तो विदा शब्द में अल उपसर्ग लगा है तो ये भी हो जाएगा, इसमें भी लगा हुआ है उपसर्ग। अक्ल शब्द में बे उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ भी उपसर्ग की मौजूदगी है। और जो दर्द शब्द है इसमें हम उपसर्ग लगा हुआ है तो ये क्या बन गया, हमदर्द बन गया, है ना। तो देखिए सुंदर शब्द को अगर हम तोड़ कर लिखें तो हमें कोई भी सार्थक शब्द नहीं मिलेगा, ठीक है। सुंदर शब्द अपने आप में एक विशेषण शब्द है तो इसलिए ये भी उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद हम एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर सुंदर शब्द में ता जुड़ जाए, अगर हम सुंदरता की बात करें मान लो, तो आपसे प्रश्न बनेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो सुंदरता जो शब्द होता है इसमें ता प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो सुंदरता हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद चल शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है चल और उसका विलोम क्या होगा। तो चल का मतलब होता है चलना, है ना। तो चलना या जो गतिमान है उसे हम कहते हैं चल। जैसे कहते हैं ना चल संपत्ति, तो इस तरह से। तो चल का मतलब जो गतिमान है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। तो चल शब्द को अगर हमें उसका उल्टा बनाना है, चल का उल्टा, ठीक है, तो उसको विलोमार्थक यानी उसका उल्टा बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यानी कि उस चल शब्द में हम कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे कि उसका उल्टा बन जाए। तो विचल, अचल, अंचल या कुचल। तो सीधी सी बात है अचल हो जाएगा। अ मतलब नहीं, चल का मतलब चलना। तो जो चल नहीं सकता या जो स्थिर है उसे हम कहते हैं अचल। तो सीधी सी बात है इसका आंसर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है हमारा 7वां प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ध्यान रखिएगा आवा प्रत्यय आपसे पूछ रहा है। दिखावा, चढ़ावा, लावा या भुलावा। तो सीधी सी बात है आपको सीधा पता चल गया होगा। दिख धातु है, आवा उसमें प्रत्यय लगा है, चढ़ धातु में आवा प्रत्यय लगा है, चढ़ावा बन जाएगा। भूल धातु है, भूल धातु में आवा प्रत्यय लगा तो भुलावा हो जाएगा, है ना। लावा शब्द में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, यानी कि आवा प्रत्यय इसमें नहीं लगा है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बुढ़िया शब्द में प्रत्यय लगा है। तो बुढ़िया आनी तो नहीं होगा, प्रत्यय आप समझ रहे हैं ना, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, है ना। तो अब उपसर्ग तो फ्रंट में लग रहे थे, आगे लग रहे थे, अब प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं तो फ्रंट प्रत्यय कहाँ लगेंगे, पीछे लगेंगे, है ना। तो बुढ़िया, बूढ़ा शब्द से बना है बुढ़िया, ठीक है, स्त्रीलिंग बूढ़ा का बुढ़िया हो जाएगा। और उसको हमने स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया, ईया प्रत्यय प्रयोग किया, ठीक है। ईया जो ई या है इसमें, क्योंकि ये ई की मात्रा आप देख पा रहे होंगे, तो ईया यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। अब कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो क्या होते हैं, धातु में लगते हैं, या उन्हें कृत या कृतंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, कृत प्रत्यय जो धातु में लगते हैं। तो देखिए मानवता, सामाजिक, मिठास या दिखावा। तो देखो मानवता एक विशेषण है, ठीक है, मानव की विशेषता मानवता। समाज की विशेषता सामाजिक, जो व्यक्ति की विशेषता होती है, समाज से बनता है सामाजिक, कहते हैं ना वो बहुत सामाजिक व्यक्ति है, तो सामाजिक भी क्या है, एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है। मिठास, उसकी वाणी में मिठास है, तो ये शब्द भी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो तीनों ही शब्द क्या हो जाएंगे, तद्धित प्रत्यय हैं, ये कृदंत नहीं है, तद्धितांत शब्द हैं। और देखना धातु है और उसमें आवा प्रत्यय जुड़ गया है तो दिखावा बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, कृदंत प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, धातु में जुड़ते हैं,
ध्यान रहेगा। धातु में जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक ही शब्द है जो धातु से बना हुआ है, देखना धातु है, दिख धातु है, और उसमें आवा प्रत्यय जुड़ गया तो ये क्या बन गया, दिखावा बन गया। ठीक है, बाकी 3 क्या है, तद्धित प्रत्यय है ना, और कृदंत प्रत्यय एक ही है, डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा आज का 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों को जो इन शब्दों में जुड़ते हैं वो होते हैं हमारे तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। ठीक है, तो देखो तैराक, मिटाना, दुधारू या लिखना। अब यहाँ पर ठीक उसका उल्टा हो जाएगा जो अभी 9वां प्रश्न हमने पढ़ा था। तो तैरना, एक तैर क्या है, धातु है और आक प्रत्यय लगा है तो तैराक बन गया। मिट धातु है, आना प्रत्यय जुड़ गया तो मिटाना बन गया। लिख धातु है, लिख धातु में ना प्रत्यय जुड़ गया तो लिखना बन गया। ठीक है, यहाँ पर एक ही शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा है, दुधारू। अब हम इसके आगे जैसे जोड़ दें गाय, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना दुधारू गाय, तो गाय की विशेषता बता रहा है दुधारू शब्द। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो शब्द होते हैं उनमें जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें जो प्रत्यय जिन प्रत्ययों से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द बनते हैं उन्हें हम कहते हैं तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दुधारू क्या है, क्योंकि एक विशेषता बता रहा है शब्द, है ना, कोई धातु नहीं है यहाँ पे। तो दुधारू गाय, तो गाय की विशेषता है दुधारू, यानी विशेषण शब्द ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये तद्धित या तद्धितांत से कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला और 11वां प्रश्न है हमारा, रग फड़कना का भावार्थ है। तो देखो रग फड़कना, कहते हैं ना कि बहुत उसकी आज रग फड़क रही है या मेरी रग फड़क रही है। रग फड़कना का मतलब होता है किसी काम के प्रति उत्साह प्रकट करना। किसी काम, जैसे होता है ना कई बार हम किसी काम को लेकर के बहुत एक्साइटेड रहते हैं तो उसे ही कहते हैं रग फड़कना। और एक और सेम मिलता जुलता आपसे उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, अंग फड़कना। रग अलग होता है, अंग अलग होता है। ठीक है, अंग फड़कना अगर आपसे पूछा जाए तो उसका मतलब होता है अपशकुन होना। अंग मतलब शरीर का कोई अंग फड़कना, और रग मतलब शरीर का कोना कोना। रग का मतलब होता है कोना कोना, शरीर का हर अंग फड़क रहा है, तो यानी कि पूरे शरीर में क्या है, उत्साह की लहर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई अंग फड़क रहा है, जैसे कहते हैं ना कि बाईं आँख भड़क रही है, बायां पैर भड़क रहा है, होता है ना, तो या बाएं हाथ में खुजली हो रही है या फड़कना, इस तरह से। तो हम ये किंवदंतियाँ हैं, हमारे समाज की मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं प्रचलित, तो हम कहते हैं कि आज आँख फड़क रही है, कोई अपशकुन होने वाला है, बोलते हैं ना। तो अंग फड़कना होता है अपशकुन होना, कोई अंग विशेष फड़क रहा है तो अपशकुन का प्रतीक है। लेकिन अगर रग फड़क रही है, अंग फड़क रहा है, तो इसका मतलब किसी काम के प्रति उत्साह है। कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, हुक्का भरना का भावार्थ है। तो कहते हैं ना कि वो हमेशा हुक्का भरता रहता है, तो हुक्का भरना का मतलब होता है सेवा करना। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे अगला प्रश्न ले लेते हैं। 13वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव, तत्सम मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखे हैं। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव जिनको संस्कृत से लेकर हिंदी में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, जिनका हिंदीकरण कर दिया गया है ना। तो हिंदी के जो शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर एक शब्द है जो तद्भव शब्द है, कौन सा है, जल, नग्न, तीन या भ्रमर। तो देखिए जो जल है वो भी संस्कृत का यानी तत्सम शब्द है, नग्न भी तत्सम शब्द है, भ्रमर भी तत्सम शब्द है। तीन जो शब्द है, त्रि का तीन बना हुआ है, त्रि मतलब तीन के लिए संस्कृत में बोलते हैं ना, तो त्रि संस्कृत का हो गया, तत्सम शब्द हो गया, और उसका हिंदी या तद्भव हो गया तीन। ठीक, 14वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्पूर का तद्भव होगा। यानी कि कर्पूर क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, और इस तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, तो सीधी सी बात है कर्पूर का कपूर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद फिर से 14वां प्रश्न आ गया, चलो कोई बात नहीं, 14 दो बार रिपीट हो गया। मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन आपको बताना है द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो मुख के दर्शन, अगर हम इसका समास विग्रह करें तो समास में हमें क्या देखते हैं, कारक चिन्हों से हम उसकी पहचान करते हैं। तो मुख के दर्शन, तो मुख के दर्शन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगला 15वां प्रश्न है, चतुरानन में कौन सा समास है। तो बताइए कौन सा समास है चतुरानन में।
तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है, तो जैसे ही हमने चतुरानन कहा तो हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है किसकी, ब्रह्मा की। ठीक है, तो ब्रह्मा यानी कि चतुरानन किसे कहते हैं, चार शीर्ष, चतुर हैं आनंद जिसके, आनंद का मतलब शीर्ष, चतुर मतलब चार, तो चार आनंद या चार शीर्ष हैं जिसके, किसके हैं, ब्रह्मा के हैं, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला 15वां हो गया। 16वां प्रश्न हम ले लेते हैं। आप बीती में कौन सा समास है, तो आप बीती, आप पर बीती, मैं पे पर, यहाँ पे कारक चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। ठीक, अगला 17वां प्रश्न है। आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ, इस वाक्य के में मध्यम पुरुष बताएं। तो देखो हिंदी में हमने बताया था जो हिंदी में पुरुष होते हैं वो तीन तरह से होते हैं, तीन पुरुष होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में आएगा आपका उत्तम पुरुष, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उत्तम पुरुष में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मैं। ठीक है, और मध्यम पुरुष में आ जाएगा तू या तुम। ठीक है, मैं, हम, हमारा, ये सब क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मध्यम पुरुष में आएगा तू, तुम, तुम्हारा। ठीक है, और अन्य पुरुष एक होता है। ठीक है, तो अन्य पुरुष में क्या आ जाएगा, वह, वे, उसका, उसने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो देखिए इसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि आपके कहने पर मैं पटना जा सकता हूँ, इस वाक्य में मध्यम पुरुष बताएं। तो अभी मैंने बताया था मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, तो, तुम, आप, इस तरह से जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, आपके कहने पर, यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और जो पहला व्यक्ति है मैं, यानी कि मैं यहाँ पर क्या है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, मध्यम पुरुष पूछा जा रहा है। तो दो व्यक्ति हैं जिसमें मध्यम, उत्तम पुरुष तो कौन है, मैं हूँ, लेकिन यहाँ पे मध्यम पुरुष कौन आ जाएगा, आपके। ठीक है, तो सीधी सी बात है घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां। आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया, इस वाक्य में अन्य पुरुष बताएं। तो जो मैंने अभी चार्ट आपको बताया था कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में कौन सा आ जाएगा, वे, उसने, उनका, ये सब क्या आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा, यानी कि किसी थर्ड पर्सन की जहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो आपकी वजह से, अगर आपसे पूछा जाए आपकी, तो ये क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा क्योंकि दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। और मैं, मैंने, हमने, हमारा, ये सब किस में आ जाएगा, ये उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ये उत्तम हो गया, ये मध्यम हो गया, लेकिन आपसे पूछ रहा है अन्य पुरुष, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपकी वजह से मैंने उसे, यहाँ पर तीसरा आप देख पा रहे होंगे। तो उत्तम पुरुष जो आपके पास यहाँ पे पूछा गया है कि अन्य पुरुष जो आपके पास पूछा गया है कि बताइए, तो वो है उसे। तो सीधी सी बात है ऑप्शन सी में आपको बताना है, जो आप ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी वजह से मैंने उसे जाने दिया। तो उसे यानी किसी तीसरे की बात हो रही है, तो अन्य पुरुष में उसे आ जाएगा। ठीक, 19वां हमारा प्रश्न है, राधा बदन चंद्र सो सुंदर पंक्ति में अलंकार है। तो बताइए कौन सा अलंकार है, सीधी सी बात है सासी से सम, सरिस समाना, ये जो हमारे उदाहरण हैं या ट्रिक है ये शब्द की, जब हम अलंकार पढ़ेंगे, हालांकि मैंने आपको पहले भी अलंकार पढ़ाए हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार अलंकार पढ़ाऊंगी, तो फिर आपको और डिटेल से ट्रिक के द्वारा मैं पढ़ाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा बी, उपमा अलंकार है। राधा का जो बदन है वो किसके समान है, चंद्र के समान सुंदर है। ठीक है, तो उपमान उपमेय की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 20वां और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि इस तरह की पंक्तियाँ अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो देखिए आपसे पूछ रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े, तो यहाँ पे ये तो पहली बात तो ये अर्थालंकार के अंदर आता है, और आपको ध्यान रखना है कि अर्थालंकार अर्थों पर आधारित होता है। हमें उस पंक्ति का पहले अर्थ निकालना होता है, उसके बाद हम उसका
उसमें अलंकार लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम का मतलब अब जो अर्थालंकार हैं वो दो तरह से होते हैं, क्योंकि मतलब दो तरह का अर्थ प्रकट करते हैं। एक तो शब्दार्थ प्रकट करते हैं और दूसरा भावार्थ प्रकट करते हैं। तो शब्दार्थ और भावार्थ को देखते हुए हम उसमें अलंकार बताते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम ज्यों ज्यों यानी कि जैसे जैसे, बूढ़े का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना धूप छुप गई, या तो श्याम का मतलब होता है, श्याम मतलब जो शाम का समय होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे धूप छुप रही है, शाम का समय हो रहा है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। अब आप बताइए, जब शाम ढलती है तो क्या उस समय उजाला होता है या अंधेरा होता है? जाहिर सी बात है, शाम ढलते ही अंधेरा होता है, सूरज के ढलते ही अंधेरा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सीधी सी बात है, जैसे जैसे शाम हो रही है, इस पंक्ति का अर्थ क्या निकल रहा है, जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो उजाला नहीं हो रहा है, अंधेरा होना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे जो ये दोनों पंक्तियाँ हैं आपस में एक दूसरे का क्या कर रही हैं, विरोध कर रही हैं, विरोध का आभास करा रही है। हालांकि ये जो भावार्थ है इसका, ये श्री कृष्ण के संबंध में दिया हुआ है कि श्री कृष्ण जैसे ही उनका आगमन हो रहा है वैसे वैसे ही क्या हो रहा है, शाम यहाँ पे कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। तो जैसे जैसे श्री कृष्ण आ रहे हैं वैसे वैसे उजाला हो रहा है। लेकिन हम पंक्तियों के अर्थ की बात करें तो यहाँ पे दोनों पंक्तियाँ क्या हैं, एक दूसरे के विरोधाभास प्रकट कर रही हैं। तो इसलिए इस पंक्ति में क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कभी मैं आपको अलंकार बताऊँगी तब आपको और डिटेल से पढ़ाऊँगी, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। खूब सारे उदाहरणों से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैंने इतना ढूंढ खोज करके इतना एफर्ट्स लगा करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज़ बनता है कि एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सस्पेंस हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।